स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा सीएफटी थ्योरी के बारे में, अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कशन करूंगा। और आज के इस लेक्चर में सीएफटी थ्योरी को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि बीबीटी सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए या उपसहसंयोजक यौगिकों के गुणों को समझाने के लिए सीएफटी थ्योरी दी गई थी, जो कि बेथे और बान मलिक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि बीबीटी सिद्धांत किसने दिया था? पाउली नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन जो सीएफटी थ्योरी थी वो किसने दी थी? बेथे और बान मलिक नाम के साइंटिस्ट ने। मैं दोनों साइंटिस्टों के नाम लिख देता हूं। एक साइंटिस्ट तो कौन था? बेथे, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट तो कौन था? बेथे, और एक था बान मलिक। बान मलिक, ठीक है ना। दो साइंटिस्ट थे, एक तो कौन था? बेथे, और एक बान मलिक। इन दोनों ने मिलकर कौन सी थ्योरी को दिया था? सीएफटी थ्योरी को दिया था, ठीक है ना। इस बीबीटी सिद्धांत की बहुत सारी कमियों को दूर किसने किया था? सीएफटी थ्योरी ने। इसलिए बीबीटी की कंपेयर में ये जो आप लोगों की सीएफटी थ्योरी है, ये सीएफटी एक सक्सेसफुल थ्योरी है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस थ्योरी के जितने भी पॉइंट हैं, वो पूरे पॉइंटों को मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, और जैसे मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों को सीएफटी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए इसकी आउटलाइन बता दूंगा। आउटलाइन से पूरी थ्योरी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और ध्यान में रह जाएगी। अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग बिल्कुल आराम से कर देना। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सीएफटी सिद्धांत को समझाइए, ठीक है ना। तो जिस तरीके से मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी तरीके से आप लोग कॉपी में लिख देना, आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीएफटी सिद्धांत के एक एक पॉइंट को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं पॉइंट फर्स्ट पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। सीएफटी सिद्धांत के पहले नंबर के पॉइंट को समझा देता हूं कि पहले नंबर के पॉइंट में उसने क्या बात बोली थी। तो देखो, आप लोगों को पता है कि जितने भी सिद्धांत हुए, चाहे वो बीबीटी हुई, सीएफटी हुई, एमओटी हुई या एलएफटी हुई, इन सभी का टारगेट क्या था? इन्होंने मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। कि मेटल और लिगेंड की बीच में जो बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध, उसकी प्रकृति को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो इधर देखिए, ये कौन होता है? मेटल होता है, और ये कौन होता है? लिगेंड होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किसके लिए करता है? मेटल के लिए करता है, ठीक है ना। तो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉनों को मेटल के लिए डोनेट करता है, मेटल अपनी खाली डी कक्षकों में इन इलेक्ट्रॉनों को लेता है और लिगेंड के साथ कौन से बंध का निर्माण करता है? उपसहसंयोजक बंध का, अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। यह बंध कौन सा हो गया आप लोगों का? उपसहसंयोजक बंध, अर्थात ये हो गया आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बात समझ में आ गई ना कि मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो बंध बनता है, इस बंध को हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो बीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो उपसहसंयोजक बंध बनता है, इसकी प्रकृति कौन से बंध जैसी होती है? सहसंयोजक बंध जैसी, कोवेलेंट बॉन्ड जैसी। लेकिन जो सीएफटी थ्योरी है इस बात को नहीं मानती। सीएफटी थ्योरी ये बात बोलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में उपसहसंयोजक जो बंध होता है उसकी प्रकृति सहसंयोजक बंध जैसी नहीं होती, उसकी प्रकृति आयनिक बंध जैसी होती। क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में एक बल काम करता है, एक फोर्स काम करता है, जिसको बोलता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। मैं लिख देता हूं, मेटल और लिगेंड के बीच एक बल काम करता है जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये बात कौन बोली है? सीएफटी थ्योरी बोली है कि मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो उपसहसंयोजक बंध होता है, इसकी प्रकृति सहसंयोजक बंध जैसी नहीं होती, इसकी प्रकृति आयनिक बंध जैसी होती है। क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में एक बल काम करता है जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। इसमें कंडीशन क्या बात बताई थी सीएफटी ने? सीएफटी ने ये बात बोली थी कि जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो लिगेंड पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, और मेटल पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से बंध में आते हैं? आयनिक बंध में आते हैं, आयनिक बॉन्ड में आते हैं। इसीलिए जो आप लोगों की सीएफटी थ्योरी है वो मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है, इसकी प्रकृति को कैसे बंध जैसी मानती है? आयनिक बंध जैसी, ठीक है ना। जबकि बीबीटी इसी बंध की प्रकृति को कैसा मानती थी? सहसंयोजक बंध जैसी, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड जैसी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये बीबीटी सिद्धांत का जो
आप लोगों की ये जो सीएफटी सिद्धांत है, ये सीएफटी सिद्धांत का आप लोगों का पहले नंबर का पॉइंट क्लियर होता है। बात समझ में आ गई ना कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है, अर्थात जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, इसकी प्रकृति सहसंयोजक बंध जैसी नहीं होती, अर्थात इसकी प्रकृति कोवेलेंट बॉन्ड जैसी नहीं होती, इसकी प्रकृति आयनिक बंध जैसी होती है। ये बात कौन बोली है? सीएफटी थ्योरी बोली है। तो पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है उसकी प्रकृति कैसे बंध जैसी होती है? आयनिक बंध जैसी होती है, क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में एक बल काम करता है जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसके दूसरे नंबर के पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो ध्यान से समझते चलना एक एक पॉइंट को। देखो आप लोगों को पता है कि मेटल और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से किसका निर्माण होता है? कॉम्प्लेक्सों का निर्माण होता है, संकुलक का निर्माण होता है, ठीक है ना। मेटल की कितनी डी ऑर्बिटल होती है? 5 डी ऑर्बिटल होती है। मेटल की कितनी डी ऑर्बिटल होती है? आप लोगों को पता है मेटल की 5 डी ऑर्बिटल होती है, जिनको हम बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। शुरू की इन तीन को हम क्या बोलते हैं? T2G कक्षक, इनको हम क्या बोलते हैं? T2G कक्षक, और दो लास्ट की इनको हम क्या बोलते हैं? EG कक्षक, ठीक है ना। इनको तो हम क्या बोलते हैं? T2G कक्षक बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? EG कक्षक। तो आप देखो ध्यान से समझना, दूसरे पॉइंट में सीएफटी इस बात को बोलती है कि जब मेटल की 5 डी ऑर्बिटलों की एनर्जी समान होती है, अर्थात जब लिगेंड मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, तब तो ये 5 डी ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी समान होती है। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड मेटल के टच में जाता है या मेटल के संपर्क में जाता है, तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी समान नहीं रह पाती। कुछ डी ऑर्बिटलों की एनर्जी कम हो जाती है और कुछ डी ऑर्बिटलों की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, अर्थात उन डी कक्षकों का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, उनकी स्प्लाइटिंग हो जाती है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार मैं फिर से दूसरे पॉइंट को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं। दूसरे पॉइंट में सीएफटी इस बात को बोलती है कि भाई जब मेटल के साथ लिगेंड ने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं किया है, तो पांचों की एनर्जी क्या होती है? पांचों डी ऑर्बिटलों की एनर्जी क्या होती है? समान होती है। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड मेटल के संपर्क में जाता है, मेटल के टच में जाता है, तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी समान नहीं है पाती, और इनकी एनर्जी में क्या हो जाता है? अर्थात इनकी जो डी ऑर्बिटल है इनमें क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। कुछ डी ऑर्बिटलों की एनर्जी तो कम हो जाती है और कुछ डी ऑर्बिटलों की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। अब कम किन की होती है, ज्यादा किन की होती है, यह डिपेंड करेगा आपने कॉम्प्लेक्स कौन सा लिया है। अगर आपने अष्टफलकीय संकुल लिया है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है, तो T2G की एनर्जी कम होगी, EG की एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपने चतुष्फलकीय संकुल लिया है, अगर आपने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है, तो T2G की एनर्जी ज्यादा होगी, EG की एनर्जी कम होगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। आगे आने वाले लेक्चरों में मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का जो विभाजन होता है उसको ये सीएफटी थ्योरी किस तरीका से एक्सप्लेन करती है, चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षकों का विभाजन अर्थात स्प्लाइटिंग किस तरीका से होती है, इसको भी सीएफटी एक्सप्लेन करेगी, ठीक है ना। ये सभी चीज हम लोगों के सिलेबस में दे रखी है। आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे वो सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर होते जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे वर्गाकार समतलीय संकुल, अर्थात जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें डी कक्षकों का विभाजन किस तरीका से होता है। बात समझ में आ गई ना। इन सभी चीजों को कौन एक्सप्लेन करती है? सीएफटी थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पर जो सीएफटी के पॉइंट है ना, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको समझाने के लिए मैं किसी एक कॉम्प्लेक्स को बेस मान लेता हूं। तो मैं कॉम्प्लेक्स को बेस मान लेता हूं अष्टफलकीय संकुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहां पर उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम के आधार पर बीबीटी जो आप लोगों का ये सीएफटी सिद्धांत है, ये सीएफटी सिद्धांत के जितने भी पॉइंट हैं इनको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर इस सीएफटी सिद्धांत के सभी पॉइंटों को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर मैं कौन से कॉम्प्लेक्स को बेस मान रहा हूं? अष्टफलकीय संकुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो मैं पूरी चीज को मिटा रहा हूं और उस डायग्राम को बोर्ड पर बना देता हूं। एक एक चीज को ध्यान से समझ के चलना, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो देख लो, देखो आप लोगों को पता है डी की कितनी ऑर्बिटल होती है? 5 ऑर्बिटल होती है। डी की कितनी ऑर्बिटल होती है? 5 ऑर्बिटल होती है, ठीक है ना, जिनको बोलते हो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। शुरू की इन तीन को हम कौन सी कक्षक बोलते हैं? T2G कक्षक, T2G ऑर्बिटल, और इनको हम किन के नाम से जानते हैं? EG कक्षक, EG ऑर्बिटलों के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस 5 और जो डी ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी क्या होती है? समान होती है, अर्थात सेम होती है। अभी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने के लिए या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने के लिए ये मेटल की 5 डी ऑर्बिटलों के टच में जब लिगेंड आते हैं, तो इन 5 डी ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी क्या हो
जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, और इनकी जो डी ऑर्बिटल है उनमें क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, किस तरीका से विभाजन होगा, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं M या Mn प्लस, मतलब मेटल भी हो सकती है, मेटल पर कोई चार्ज भी हो सकता है। ठीक है ना, लिगेंड मेटल की 5 डी ऑर्बिटल के पास में आए, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, और डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, अर्थात स्प्लाइटिंग हो जाती है। यहां पर लिख देता हूं मैं उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जिसकी एनर्जी ज्यादा हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, ईजी कक्षक। इसको तो हम कौन सी कक्षक बोलेंगे, ईजी कक्षक, मतलब ईजी ऑर्बिटल। ठीक है ना, और जिनकी एनर्जी कम हुई है उनको हम कौन सी कक्षक बोलेंगे, T2G कक्षक। ये कौन सी हो गई आप लोगों की, T2G कक्षक। ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं dx/dy/z, dxz। ठीक है ना, और ये हो गई आप लोगों की dx² बाई स्क्वायर, और ये हो गई आप लोगों की dz²। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, एक बार फिर से समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो ये डी की आप लोगों की 5 ऑर्बिटल है, ठीक है ना, डी की 5 ऑर्बिटल है। अभी भी कॉम्प्लेक्स के साथ, मतलब अभी भी लिगेंड ने मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं किया है, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड मेटल के संपर्क में जाता है तो 5 डी ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी समान नहीं हो पाती, और ये डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, तो डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है तो एवरेज एनर्जी से, औसत ऊर्जा से जो T2G कक्षक है उनकी एनर्जी तो कम हो जाती है, और जो EG कक्षक है उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। तो मैं यहां पर आप लोगों को एनर्जी शो कर देता हूं, ये आप लोगों की कौन हो गई, एनर्जी हो गई, अर्थात ऊर्जा हो गई, जो कि नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ रही है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि जो EG ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है, और जो T2G ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कितनी कम हो जाती है। तो देखो औसत ऊर्जा से, एवरेज एनर्जी से जो EG ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी आप लोगों की बढ़ती है प्लस 0.6 डेल ओ, क्योंकि यहां पर मैं बेस किसको मान रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, अष्टफलकीय संकुल को मैं बेस मान रहा हूं। अगर यही केस आप लोगों का चतुष्फलकीय संकुल को होता, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को होता, तो यहां पर मैं क्या लिखता, डेल टी लिखता। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम क्या लिखते हैं, डेल ओ, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम क्या लिखते हैं, डेल टी, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, डेल एस पी लिखते हैं, मतलब स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ गई ना। लेकिन सीएफटी सिद्धांत के पूरे पॉइंटों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कौन से कॉम्प्लेक्स को बेस माना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, मतलब अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों के विभाजन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए समझा रहा हूं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बोर्ड की तरफ देखो, ये आप लोगों की औसत ऊर्जा से EG की एनर्जी कितनी बढ़ गई, प्लस 0.6 डेल ओ, या आप लोग प्लस 6 ड्यूक्यू भी बोल सकते हो, प्लस 6 ड्यूक्यू। ठीक है ना, और ये जो T2G कक्षक है इसकी जो एनर्जी है एवरेज एनर्जी से कितनी घटती है, माइनस 0.4 डेल ओ, या माइनस 4 ड्यूक्यू। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, माइनस 4 ड्यूक्यू। अब आप लोगों को पता है कि मेटल की 5 डी ऑर्बिटलों को जब लिगेंड टक्कर मारेंगे तो कॉमन सी बात है, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। उस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई ना। तो ये T2G और EG का जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, CFSE। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, कि ये जो T2G और EG जो ऑर्बिटल है, ठीक है ना, इसका जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी गैप होता है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं, CFSE के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं। इसको आप लोग शो कर सकते हो, ठीक है ना, CFSE को हम किससे शो करते हैं, प्लस 10 ड्यूक्यू, ठीक है ना, प्लस 10 ड्यूक्यू बोल सकते हो, या आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, डेल ओ बोल सकते हो, क्योंकि केस यहां पर मैंने किसका ले रखा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, अर्थात अष्टफलकीय संकुलों का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो तीसरे पॉइंट अभी मैंने जो डिस्कशन किया है, पहले नंबर का पॉइंट, दूसरे नंबर का पॉइंट, तीसरे नंबर का पॉइंट, चौथे नंबर का पॉइंट और 5वें नंबर का पॉइंट, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को जो CFT थ्योरी के जो 5 पॉइंट लिखवा रखे हैं नोट्सों के अंदर, पांचों पॉइंटों के अकॉर्डिंग मैं एक एक चीज को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो नोट्स के अकॉर्डिंग जो चीज मैंने मेरे नोट्सों के अंदर लिखवा रखी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सभी पॉइंटों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले नंबर के पॉइंट में हमने किसकी बात की थी, कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसंयोजक बंध होता है, अर्थात जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उसकी प्रकृति आयनिक बंध जैसी होती है, आयनिक बॉन्ड जैसी होती है। किसके अकॉर्डिंग, इस CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इसमें ध्यान रख लो आप लोग, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। दूसरे पॉइंट में हमने ये बात बोली है, डी कक्षकों के विभाजन की बात की है, डी कक्षकों का विभाजन,
डी कक्षकों का विभाजन, ठीक है ना। तो हमने क्या बोली है कि जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हुआ है, जब संकुल का निर्माण नहीं हुआ है, तो मेटल की ये जो 5 डी ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी क्या होती है, समान होती है। लेकिन जैसे ही संकुल का निर्माण करने के लिए लिगेंड मेटल के संपर्क में आते हैं, ठीक है ना, तो ये 5 डी ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी समान नहीं रह पाती और इनकी एनर्जी में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, अर्थात डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, ठीक है ना। डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो औसत ऊर्जा से, एवरेज एनर्जी से Eg की एनर्जी तो बढ़ जाती है और T2G की एनर्जी घट जाती है। Eg की एनर्जी कितनी बढ़ जाती है, प्लस 0.6 डेल ओ या प्लस 6 डी क्यू, ठीक है ना। T2G की एनर्जी कितनी घट जाती है, माइनस 0.4 डेल ओ या माइनस 4 डी क्यू। बात समझ में आ गई ना। अब आपको पता है मेटल की 5 डी ऑर्बिटल को लिगेंड ने टक्कर मारी है, ठीक है ना, टक्कर मारी है, तो आप लोगों को पता है कि वहां पर कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है ना। तो उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सीएफएसई। तो जो तीसरे नंबर का पॉइंट होगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सीएफएसई को हो जाएगा। क्या जो T2G और Eg का जो ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी गैप है, या जो रिलीज हुई एनर्जी है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीएफएसई बोलते हैं, जिसको हम किससे शो करते हैं, प्लस 10 डी क्यू या डेल ओ। अगर केस ऑक्टाहेड्रल का रखा है तो डेल ओ लिख देना, अगर केस टेट्राहेड्रल का लिख रखा है तो डेल टी लिख देना, और अगर केस स्क्वायर प्लेनर का ले रखा तो डेल एस पी लिख देना, ठीक है ना। ये इसका तीसरे नंबर का पॉइंट क्लियर होता है। अब जो चौथे नंबर का पॉइंट है ना, चौथे नंबर का पॉइंट आप लोगों का ये है कि जो सीएफएसई होती है ना, ये संकुलों के ऊष्मागतिक गुणों को एक्सप्लेन करती है। जो सीएफएसई होती है ना आप लोगों की, सीएफएसई ये संकुलों के बहुत ज्यादा ऊष्मागतिक गुणों को एक्सप्लेन करती है, अर्थात थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, जैसे कि रंग गुण, चुंबकीय गुण, अब्सोसिव स्पेक्ट्रा, मतलब कलर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अब्सोसिव स्पेक्ट्रा, इन सभी को हम किसके बेस पर एक्सप्लेन करते हैं, सीएफएसई के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो ऊष्मागतिक गुण, चौथे पॉइंट में क्या ध्यान में रख लेना, ऊष्मागतिक गुण, ऊष्मागतिक गुण, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। एग्जांपल के तौर पर ऊष्मागतिक गुणों में क्या क्या हो गया आप लोगों के, जैसे कि रंग गुण हो गया, अर्थात कलर प्रॉपर्टीज हो गई, रंग गुण कलर प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है ना। चुंबकीय गुण हो गए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, चुंबकीय गुण हो गए आप लोगों के, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद अवशोषित स्पेक्ट्रा, अवशोषित स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषित स्पेक्ट्रा मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बात समझ में आ गई ना। तो चौथे पॉइंट पर आप लोग ध्यान में रख लेना ऊष्मागतिक गुण, रंग गुण, चुंबकीय गुण और अवशोषित स्पेक्ट्रा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जो पांचवें नंबर का पॉइंट है उसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो पांचवें नंबर का पॉइंट ये बोलता है सीएफटी का कि जो T2G और Eg का जो एनर्जी डिफरेंस हुआ है ये प्लस 10 डू के बराबर होगा, ठीक है ना। किसके बराबर होगा, प्लस 10 डू के, प्लस 10 डी क्यू के बराबर होगा, ठीक है ना। ऊर्जा में वृद्धि और कमी किसके बराबर होगा, प्लस 10 डू के बराबर होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो यहां पर ध्यान में रख लेना प्लस 10 डी क्यू, ठीक है ना, ये क्या ध्यान में रख लेना, प्लस 10 डी क्यू। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। और ये सीएफटी सिद्धांत के आप लोगों के पांचों पॉइंट क्लियर, ठीक है ना। एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन बन जाए सीएफटी थ्योरी के कि भाई सीएफटी सिद्धांत को समझाइए, तो आप लोगों को वो पांचों पॉइंट जो मैंने नोट्सों में लिखा रखे हैं बिल्कुल सीक्वेंस में लिख देना, ठीक है ना। अब इन पांचों पॉइंटों को एक बार फिर से एक्सप्लेन करने के बाद इनकी अभी आप लोगों के लिए एक बार फिर से आउटलाइन बता दूंगा, जिससे कि टॉपिक भी हम लोगों का बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूं, सीएफटी थ्योरी को। तो देखो आप लोगों को पता है कि मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई, बीबीटी थ्योरी आई, ठीक है ना। तो बीबीटी सिद्धांत की बहुत सारी कमी रह गई थी, उसकी कमियों को दूर करने के लिए कौन सा थ्योरी आई थी, सीएफटी थ्योरी आई थी। बीबीटी की बहुत सारी कमियों को दूर किसने किया था, सीएफटी थ्योरी ने किया था। इसलिए बीबीटी के कंपेयर में जो सीएफटी थ्योरी है वो सीएफटी थ्योरी आप लोगों की एक सक्सेसफुल थ्योरी है। चलो ठीक है ना। तो अपनी थ्योरी में पहले पॉइंट क्या बोलता है सीएफटी ये बोलती है कि भाई जो मेटल और लिगेंड होता है ना, उसके बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है उसकी प्रकृति सहसंयोजक बंध जैसी नहीं होती, उसकी प्रकृति आयनिक बंध जैसी होती है, ठीक है ना। इसीलिए बीबीटी के अकॉर्डिंग जो उपसहसंयोजक बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, सहसंयोजक बंध जैसी, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड जैसी। और सीएफटी थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसहसंयोजक बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक बंध जैसी। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि सीएफटी इस बात को बोलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में बल काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मेटल अपनी खाली डी कक्षकों में उन इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, तो लिगेंड पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, मेटल पर नेगेटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों को पता कौन से बंध में आता है, आयनिक बंध में। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, ये सीएफटी का पहला पॉइंट क्लियर होता है। दूसरे पॉइंट में सीएफटी बात करती है डी कक्षकों के विभाजन की, कि कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने कौन सा लिया, ठीक है ना। जैसा कि
अभी कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हुआ है। तो मेटल की जो 5 डी ऑर्बिटल है ना, इनकी एनर्जी क्या होती है, समान एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड मेटल के संपर्क में आता है तो ये 5 डी ऑर्बिटल होती है ना, इनकी एनर्जी एक्साइटेड हो जाती है और इनकी जो डी ऑर्बिटल है इनमें क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। कुछ डी ऑर्बिटल आप लोगों की लो एनर्जी पर चली जाती है, कुछ डी ऑर्बिटल आप लोगों की हाई एनर्जी पर चली जाती है। ये डिपेंड करता है आपने केस किसका लिया है। जैसे कि यहां पर मैंने अष्टफल के संकुलों का केस लिया है, तो T2G नीचे की ओर चली जाएगी और Eg आप लोगों की ऊपर की ओर चल जाएगी। मतलब T2G की एनर्जी तो कम हो जाएगी और Eg की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर यही केस चतुष्फल के संकुलों को होता, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का होता, तो ये जो T2G ऑर्बिटल है ना, ये तो आप लोगों के ऊपर चली जाती है और Eg ऑर्बिटल आप लोगों की नीचे चली जाती है। ठीक है ना, ये भी हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है, जिसका डिस्कशन आगे आने वाले लेक्चरों में करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो Eg की एनर्जी है वो कितनी बड़ी है, प्लस 0.6 डेल ओ माइनस प्लस 6 डी क्यू। ठीक है ना, और एवरेज एनर्जी से, औसत ऊर्जा से जो आप लोगों की T2G ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कितनी घटी है, -0.4 डेल ओ या -4 डी क्यू। चलो ठीक है, ये आप लोगों का दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे नंबर के पॉइंट में ये बात निकल कर सामने आती है कि भाई जब लिगेंड मेटल की 5 डी ऑर्बिटलों को से टक्कर मारेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम CFSE के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो T2G कक्षक और Eg कक्षक के जो ऊर्जा अंतराल होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, CFSE बोलते हैं। ठीक है ना, और इसको हम किससे शो करते हैं, +10 डी क्यू से या डेल ओ से, अगर केस हमने ऑक्टाहेड्रल का ले रखा है। ठीक है, ये आप लोगों का कौन सा पॉइंट होता है, तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हमने डिस्कशन किया है कि जो ये CFSE है ना, ये जो आप लोगों की CFSE होती है, ये संकुलों के बहुत ज्यादा जो ऊष्मागतिक गुण होते हैं, ठीक है ना, उनको एक्सप्लेन करते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे रंग गुण, चुंबकीय गुण, अवशोषित स्पेक्ट्रा, इन सभी को हम किसके आधार पर एक्सप्लेन करते हैं, CFSE के आधार पर। और जो 5वें नंबर का आप लोगों का पॉइंट है, उसमें आप लोगों को ये बोला 5वें नंबर के पॉइंट में CFT ने कि भाई जो T2G का और जो Eg का जो ऊर्जा अंतराल है वो किसके बराबर होगा, +10 डी क्यू के बराबर होगा। ठीक है ना, ऊर्जा में वृद्धि और ऊर्जा में कमी किसके बराबर होगा, +10 डी क्यू के बराबर होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये CFT थ्योरी ने अपने सिद्धांत में कितनी बातें बोली थी, 5 बातें बोली थी। पांचों पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दिए। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब इसकी आउटलाइन क्या ध्यान में रखनी है, तो देखो सुनो, थ्योरी पूरी तरीका से आप लोगों ने देख ली। ठीक है ना, पूरा लेक्चर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब इनको पॉइंट को हम ध्यान कैसे रखें, तो देखो पहले नंबर के पॉइंट में आप लोगों को केवल इतना ही ध्यान में रखना, आयनिक बंध। अब आयनिक बंध से पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अगर आपने क्लास समझ के लिए और एक बार नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, पहले क्लास अच्छी तरीके से देख ली, क्लास को अच्छी तरीके से देखने के बाद एक बार आप नोट्सों को पढ़ लेना, फिर उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। फिर कभी नहीं भूलने इनको, क्योंकि क्लास आप ले चुके हो और एक बार आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिए, फिर कोई भी स्टूडेंट इन चीजों को नहीं भूलता। ठीक है ना, अगर आउटलाइन पता होती है तो हम लोगों को। ठीक है ना, तो पहले पॉइंट में आप लोगों को आउटलाइन क्या ध्यान में रखने हैं, आयनिक बंध। आयनिक बंध से पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इस पॉइंट का मतलब क्या है CFT थ्योरी में। ठीक है ना, दूसरे नंबर के पॉइंट में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, डी कक्षकों का विभाजन। अब डी कक्षकों के विभाजन में मैंने क्या चीजें समझाई हैं वो आप लोग लिख देना। ठीक है ना, डी कक्षकों का विभाजन, ये आप लोगों का दूसरे नंबर का पॉइंट हो गया। तीसरे नंबर का पॉइंट में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना, CFSE। ठीक है ना, तीसरे नंबर के पॉइंट में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना, CFSE। अब आपको समझना है तीसरे नंबर के पॉइंट में हम लोगों को क्या लिखनी है, बात समझ में आ गई। चौथे नंबर के पॉइंट में आप लोगों को ध्यान में रखना है ऊष्मागतिक गुण, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, जैसे कि रंग गुण, चुंबकीय गुण और अवशोषित स्पेक्ट्रा। ठीक है ना, तो इसका भी CFT का चौथा पॉइंट आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। और ठीक है, और 5वें नंबर का जो आप लोगों का पॉइंट है CFT का, उसमें आप लोगों को आउटलाइन क्या ध्यान में रखनी है, +10 डी क्यू। ठीक है ना, अर्थात जो T2G और Eg का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो किसके बराबर होता है, +10 डी क्यू के बराबर होता है। ठीक है ना, ऊर्जा में वृद्धि और ऊर्जा में कमी किसके बराबर होती है, +10 डी क्यू के बराबर होती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों की ये CFT थोड़ी कंप्लीट होती है। अब देखो आगे आने वाले लेक्चरों में हम इन सभी चीजों को डिस्कशन करेंगे। ये CFT थोड़ी अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विभाजन को समझाएगी, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विभाजन को समझाएगी और वर्गाकार समतुल्य संकुलों में डी कक्षकों के विभाजन को समझाएगी। इन सभी टॉपिकों का डिस्कशन हम आगे आने वाले लेक्चरों में करेंगे। ठीक है ना, तो सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, देखो प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के पास में मेरे वाले नोट्स नहीं है वो सभी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर आप लोगों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, लास्ट ईयर के पेपर मिल जाएंगे और जितनी भी आप लोगों की रेगुलर क्लास है वो सभी रेगुलर क्लास आपको चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मेरे साथ आप लोग बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।
धन्यवाद।